नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम विद्यापति का अध्ययन करेंगे। विद्यापति आदिकाल के एक प्रतिनिधि कवि हैं। आदिकाल के कवियों में, उत्तरार्ध के कवियों में हम विद्यापति को पढ़ते हैं। कई आलोचक विद्यापति को भक्ति काल में भी रखते हैं, क्योंकि विद्यापति का समय 1360 ईस्वी से 1448 ईस्वी के बीच बताया जाता है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में बताया है कि विद्यापति विक्रमी संवत 1460 के आसपास वर्तमान थे। कहने का तात्पर्य यह है कि विद्यापति 14वीं-15वीं शताब्दी में थे और ये समय आदिकाल के उत्तरार्ध में और भक्ति काल के प्रारंभिक समय में माना जाता है। कई आलोचक उन्हें आदिकाल में रखते हैं तो कई आलोचक उन्हें भक्ति काल में भी स्थान देते हैं। लेकिन जैसा कि आपको बताया, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि 1460 विक्रमी संवत के लगभग तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ आप थे। विद्यापति का जन्म बिसपी दरभंगा बिहार में हुआ। आप मैथिली भाषा के कवि हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं, कवि कंठार, नव कवि शेखर, कवि रंजन, तमाम उपाधियों से जाना जाता है। आप शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रय में आप रहे हैं। विद्यापति के संबंध में आज हम जिन जिन बिंदुओं की बात करेंगे उनमें महत्वपूर्ण है विद्यापति का समय, फिर विद्यापति की रचनाएं लेंगे और विद्यापति की रचनाओं के बाद में हम लेंगे आलोचकों की टिप्पणियां जो विशेष रूप से उनकी रचनाओं से संबंध है। विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो विद्यापति की 3 रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, एक है उनकी पदावली और दूसरी रचना है उनकी कीर्तिलता और तीसरी रचना है उनकी कीर्ति पताका। ये 3 रचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 3 रचनाओं के अलावा भी विद्यापति ने कई रचनाएं लिखी है। वे भी रचनाएं पूछी जा सकती है, चाहे वो भू परिक्रमा हो, पुरुष परीक्षा हो, लिखनावली, शैव सिद्धांत सार, गंगा वाक्यावली, ऐसी तमाम रचनाएं उन्होंने लिखी। लेकिन सर्वाधिक चर्चित जो रचनाएं हैं वे विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उनमें इनकी 2 रचनाएं जो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उन्होंने अपभ्रंश में मानी है। विद्यापति स्वयं इसकी भाषा अवट कहते हैं। बेसिल बैना सबजन मिठा वाली पंक्ति जो हम आगे लेंगे। लेकिन उनकी पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो हम पुनः रचनाओं को लेने से पहले एक बार बताना चाहेंगे कि विद्यापति 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए। अधिकांश आलोचकों ने आदिकाल में स्थान देते हैं, कई आलोचकों ने भक्ति काल में भी रखते हैं। विद्यापति की पदावली को कृष्ण काव्य से जोड़ा जाता है। कई आध्यात्मिक रचना बताते, कई श्रृंगारिक की रचना बताते। इस पर हम विस्तार से आज बात करेंगे। लेकिन विद्यापति किनके आश्रय में, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह के वे आश्रित कवि थे। कीर्ति सिंह के आश्रय में रहकर के ही इन्होंने कीर्ति सिंह की यशोगाथा कीर्ति लता नाम से लिखी है और शिव सिंह की यशोगाथा उन्होंने कीर्ति पताका नाम से लिखी है। कीर्ति पताका ग्रंथ खंडित रूप में नेपाल दरबार की पुस्तकालय में उपलब्ध है। लेकिन कीर्तिलता उनका जो है चर्चित ग्रंथ है, जो अपभ्रंश में लिखा गया है। पूर्वी अपभ्रंश जिसे विद्यापति स्वयं अवट मानते, जिसे हम अपभ्रंश का उत्तरार्ध रूप जो है कहते हैं। और विद्यापति कीर्तिलता को कथा काव्य न कह करके कहानी कहते हैं और स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि भी कहते हैं। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि कीर्तिलता पद्दड़िया बंद शैली में भृंग भृंगी संवाद में लिखा गया। इस तरह का प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उनकी जो महत्वपूर्ण रचना वो है पदावली। पदावली
के आधार पर ही विद्यापति को पद शैली का प्रवर्तक कहते हैं। विद्यापति को पद शैली का प्रवर्तक कहा जाता है, क्योंकि पदावली जो है 387 पदों में लिखी गई है। 387 पदों में लिखी गई है। इस आधार पर उनको पद शैली का प्रवर्तक कहते हैं। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा में। अब आदिकाल के कवियों में जब लोक साहित्य को पढ़ते हैं तो उसमें आप विद्यापति को पदावली के रूप में देखते हैं, क्योंकि पदावली उनकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली को लेकर के आलोचकों की अलग अलग टिप्पणियां हैं। पदावली में उन्होंने पद शैली का प्रयोग किया है। इस आधार पर ध्यान देना, हिंदी साहित्य में पद शैली के प्रवर्तक विद्यापति माने जाते हैं। उनकी पदावली में कुल 387 पद हैं। मैथिली भाषा में लिखी गई है। पदावली को कई आलोचक कृष्ण काव्य से जोड़कर देखते हैं, कई आध्यात्मिक रचना बताते हैं और कई श्रृंगारिक रचना बताते हैं। इसे लेकर के हम जो है अलग अलग आलोचकों की क्या क्या टिप्पणियां उस पर बात करेंगे। लेकिन ध्यान दें, विद्यापति की पदावली में विरह वर्णन भी है और विरह वर्णन में 12 मासा वर्णन है। और 12 मासा वर्णन में ध्यान देना, 12 मासा की शुरुआत यहाँ भी परंपरा अनुसार आषाढ़ मास से हुई है। विद्यापति पदावली में जो 12 मासा वर्णन है उसमें 12 मासा की शुरुआत आषाढ़ मास से हुई है। तो 4 बिंदु जो महत्वपूर्ण है कि पदावली में 387 पद है, पद शैली में लिखी गई है। इस आधार पर विद्यापति को पद शैली का प्रवर्तक माना जाता है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। इसमें विरह वर्णन में 12 मासा और 12 मासा की शुरुआत आषाढ़ मास से हुई। अब हम बात करेंगे पदावली को लेकर के आलोचकों की क्या क्या टिप्पणियां। इसको लेकर के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यापति की पदावली को लेकर के, तो हम आलोचकों की टिप्पणियां लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो टिप्पणी है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही पदावली को भी आध्यात्मिक बताया है। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही पदावली को भी आध्यात्मिक बताते हैं। पिछली बार कोले सहायकाचार्य में प्रश्न पूछा था कि आचार्य शुक्ल कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, तो यहाँ आचार्य शुक्ल का कहने का मंतव्य क्या है? पदावली श्रृंगारिक है या आध्यात्मिक है? और भी विकल्प थे, लेकिन मुख्य ये 2 बातें थी। तो यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहने का अर्थ है कि पदावली श्रृंगारिक रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति उपासना से सेव थे। विद्यापति उपासना से सेव थे, लेकिन उनके समकालीन डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि विद्यापति परम वैष्णव भक्त थे। ये अलग बात है, पर आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि विद्यापति उपासना से क्या थे? सेव थे। लेकिन पदावली जो उन्होंने लिखी है वो श्रृंगारिक रचना है, आध्यात्मिक रचना नहीं है। तो ये पंक्तियां ध्यान रखना आचार्य शुक्ल की पदावली को लेकर के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्तियां, आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं। देखिए, आजकल की जो परीक्षाएं हैं वे बहुविकल्पात्मक परीक्षाएं हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। ऐसे में आपको पंक्ति की मूल थीम पकड़नी होती है, तो मेरे हिसाब से इतना पर्याप्त है। आचार्य शुक्ल कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं।
उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही पदावली के पदों को भी आध्यात्मिक बताते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पदावली को श्रृंगारिक रचना बताते हैं। जब आचार्य शुक्ल ने ये टिप्पणी की तो तमाम टिप्पणियां जो है सामने आती है। हम लेते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो उनके समकालीन थोड़ा पीछे हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका कब है? 1940 में। आचार्य शुक्ल का इतिहास 1929 में और संशोधित 1940 में आता है। आचार्य द्विवेदी 1940 में और 1950-52 तक इतिहास संबंधी 3-4 रचनाएं लिखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। सिद्ध वाक कवि है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी कहते हैं विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि बताते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार विद्यापति को आध्यात्मिक बताते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को जो है श्रृंगारिक नहीं बताते हैं, बल्कि वे अध्यात्म से जोड़ते हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानते। पदावली में रहस्यवाद, जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति। आगे जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। ध्यान देना, जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति को रहस्यवादी बताते हैं। वे पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानते हैं। पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम नहीं होगी। तो कहने का अर्थ है कि जॉर्ज ग्रियर्सन विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने के साथ साथ इसे भक्ति परक रचना बताते हैं। इसी तरह का एक है श्याम सुंदर दास का मत। श्याम सुंदर दास भी जो है कहते हैं कि विद्यापति परम वैष्णव भक्त थे। परम वैष्णव भक्त थे। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल विद्यापति को शैव बताते हैं, लेकिन श्याम सुंदर दास कहते हैं कि विद्यापति परम वैष्णव भक्त थे। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु के संबंध में भी एक किंवदंती है। किनके संबंध में? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एक किंवदंती है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। यानी विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते इतने तन्मय होकर के गाते थे कि उन पदों को गाते गाते वे भाव विभोर होकर के मूर्छित हो जाते थे। क्या होते थे? भाव विभोर होकर के मूर्छित हो जाते थे। भाव विभोर होकर मूर्छित होना, यानी पदावली के पदों को गाते गाते वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। अब हम आगे बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में क्या कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में विद्यापति को अपरूप का कवि कहते हैं। यहाँ अपरूप से उनका तात्पर्य श्रृंगार या सौंदर्य के कवि हैं। और साथ में डॉक्टर बच्चन सिंह जो है टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य जो है श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। ध्यान देना, कौन कहते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह की रचना का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का
दूसरा इतिहास। ध्यान देना, इतिहास में जो सर्वाधिक चर्चित रचनाएं हैं, आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं या अन्य परीक्षा की, यूजीसी नेट की, स्कूल व्याख्याता की, तो आप हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास पढ़ें, और उसके बाद में आप डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप साहित्य इतिहास में काफी कुछ पढ़ लेते हैं। यूँ आचार्य द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। ये 3-4 रचनाएं और भी है, लेकिन आप कम समय हैं तो आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह की इन रचनाओं को पढ़ करके अपना इतिहास का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ध्यान देना, आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव टाइप का जब एग्जाम होता है तो मूल थीम पकड़नी होती है, पूरा रटना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, विकल्प है, विकल्प में से आपको पहचान करने की कौन सा विकल्प सही। तो बच्चन सिंह के संबंध में हमने क्या कहा, बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, यानी बच्चन सिंह भी विद्यापति को क्या बताते हैं, श्रृंगारिक बताते हैं। वे कहते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक, उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, आध्यात्मिक कहना, आध्यात्मिक कहना, आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा, आध्यात्मिक कहना होगा। ध्यान देना, डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य कैसा है, श्रृंगारिक है, और उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा। यानी उसे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना होगा या कहना है। तो कहने का अर्थ है, किस तरह की टिप्पणी आते हैं कि किसने कहा है कि विद्यापति की पदावली को आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है, तो आपको उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उल्लेख करते हैं। ध्यान देना, बच्चन सिंह आगे लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। ध्यान देना, सामंती विलास को, सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। ध्यान देना, हम बात किसकी कर रहे हैं, पदावली की, विद्यापति की रचना कौन सी, पदावली की। बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति की पदावली के संबंध में वो कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि पदावली को, वो क्या कहते हैं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है, यानी वे सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना पदावली को बताते हैं। और साथ में बच्चन सिंह विद्यापति को अपरूप का कवि कहते हैं। वे क्या कहते हैं कि विद्यापति अपरूप के कवि, अपरूप से उनका सौंदर्य श्रृंगार से ही। तो इस तरह से 2-3 टिप्पणियां हमने देखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में ली है। फिर है निराला। निराला छायावादी कवि है, वे अपने आप में निराला है। निराला पदावली को नागिन की लहर कहते हैं। पदावली क्या है, नागिन की लहर है। ध्यान देना, इस तरह का प्रश्न आ सकता है कि पदावली नागिन की लहर से उनका क्या तात्पर्य है। तो इससे उनका सीधा सा तात्पर्य है कि वो आध्यात्मिक तो है नहीं, श्रृंगारिक रचना है। तो इस तरह से निराला पदावली को नागिन की लहर बताते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि पदावली विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। रामकुमार वर्मा, ध्यान देना, रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास कौन सा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। वो कहते हैं पदावली विलास की सामग्री है, विलास की सामग्री, पदावली विलास की सामग्री है,
पदावली क्या विलास की सामग्री है, उपासना की साधना नहीं। उपासना की साधना नहीं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा भी पदावली को श्रृंगारिक बताते, न कि आध्यात्मिक रचना। अब हम बात करते हैं इन आलोचकों की पदावली संबंधी टिप्पणियों के साथ हम विद्यापति के संबंध में भी कि आलोचक क्या मत रखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में दिनेश चंद्र सेन ने विद्यापति के संबंध में टिप्पणी की है, बड़ी महत्वपूर्ण है। दिनेश चंद्र सेन कहते हैं कि कालिदास के बाद किसी द्वितीय व्यक्ति का नाम लेना हो तो विद्यापति का लिया जा सकता है। कौन? दिनेश चंद्र सेन। दिनेश चंद्र सेन किससे तुलना करते हैं? कालिदास से। वे कहते हैं कालिदास के बाद अगर किसी द्वितीय व्यक्ति का नाम लेना हो तो विद्यापति का नाम लिया जा सकता है, और विद्यापति के नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से हिंदी साहित्य कोश में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की विद्यापति के संबंध में। धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तवक है। क्या कहते हैं? कि विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तवक है। क्या है? कौन कहते हैं? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का संपादन किया, और हिंदी साहित्य 3 कालों में विभाजित है। तो धीरेन्द्र वर्मा साहित्य कोश के भी संपादन है। वे कहते हैं कि विद्यापति का व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तवक है। उनका व्यक्तित्व परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तवक है, यानी परस्पर विरोधी विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाला है, स्तवक है। आगे धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं कि वे तर्क कर्कश न्याय के ग्रंथिल पथ और युवतियों के प्रेम गीतों के पिछल मार्ग पर समान रूप से बिना संतुलन खोए चल सकने के अभ्यस्त है। ध्यान देना, इस तरह की टिप्पणी आ सकती है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य कोश में विद्यापति के संबंध में लिखते हैं कि उनका व्यक्तित्व नाना प्रकार की परस्पर विरोधी विचारधाराओं का स्तवक है। वे तर्क कर्कश न्याय के ग्रंथिल पथ और युवतियों के प्रेम गीतों के पिछल मार्ग पर समान रूप से बिना संतुलन खोए चल सकने के अभ्यस्त है। तो इस तरह की टिप्पणी अगर आती है तो किसकी है? धीरेन्द्र वर्मा की। तो ध्यान देना, हमने उनकी एकमात्र रचना पदावली की बात की है। पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है, पद शैली में लिखी गई है। पदावली में 387 पद है और हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कई आलोचक इसे कृष्ण काव्य से जोड़कर देखते हैं, राधा कृष्ण प्रेम से जोड़ते हैं। कई आलोचक इसे श्रृंगारिक रचना बताते हैं। अब हम बात करेंगे अगली रचना की। अगली रचना है कीर्तिलता। कीर्तिलता के संबंध में आपको संक्षेप में पहले बताया कि कीर्तिलता उनकी अपभ्रंश में या अव्वट में लिखी गई है। आलोचक अपभ्रंश बताते, लेकिन विद्यापति स्वयं इसे अव्वट में लिखना बताते हैं। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की यशोगाथा है। ध्यान देना, इसकी विषय वस्तु क्या है? कीर्ति सिंह की यशोगाथा। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की यशोगाथा है और इसका रचना का लगभग 1460 विक्रमी संवत है। 1460 विक्रमी संवत का मतलब है 1403 के लगभग ये रचना लिखी गई है, क्योंकि डॉक्टर बच्चन सिंह ने समय 1360 से 1448 ईस्वी बताया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कीर्ति सिंह के समय में इन्होंने कीर्तिलता लिखी लगभग 1460 विक्रमी संवत में। कहने का अर्थ है 1403 ईस्वी के लगभग ये रचना लिखी है। और इसकी भाषा के संबंध में आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। आचार्य
शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल कहते हैं इसकी भाषा पूर्वी अपभ्रंश है। ध्यान देना, पूर्वी अपभ्रंश की बात कौन करते हैं? आचार्य शुक्ल करते हैं। लेकिन कवि स्वयं क्या कहता है? कवि स्वयं ने कहा है कि यह अवठ में लिखी गई है। अवठ जो हिंदी अपभ्रंश का उत्तरार्ध है, यानी अपभ्रंश के बाद जो है अवठ में यह लिखी गई है। विद्यापति स्वयं लिखते भी है, उनकी पंक्तियां हैं। हम एक पंक्ति लेते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा। क्या कहते हैं? देसिल बैना सब जन विद्यापति कहते हैं देसिल बैना सब जन मिठा ते तेसन जंपो अवठा। ते तेसन जंपो अवठा। ध्यान देना, या वो अवठ की बात करते हैं जो उत्तर अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद की स्थिति, अपभ्रंश और हिंदी के बीच की स्थिति हम जो है अवठ मानते हैं। और आचार्य शुक्ल लिखते हैं इसमें तिरहुत के खोए राज्य को पुनः प्राप्त करने का वर्णन है, जो कीर्ति सिंह के संबंध में है कि तिरहुत का जो राज्य उनके पास था उसे उन्होंने खो दिया था और उसे पुनः प्राप्त करने का वर्णन जो है कीर्तिलता में हुआ है। और वर्तमान जो कीर्तिलता है उसका संपादन बाबूराम सक्सेना के संपादन में हुआ है। यानी वर्तमान कीर्तिलता बाबूराम सक्सेना के संपादन में 1929 में नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुई है। और विद्यापति ने कीर्तिलता को कथा काव्य न कहकर क्या कहा है? कहानी कहा है। क्या कहा है? कहते हैं कि कीर्तिलता कथा काव्य नहीं है बल्कि एक कहानी है। और स्वयं को क्या कहा है? स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि कहा है। वो कहते हैं कि ये कथा काव्य नहीं बल्कि कहानी है। और स्वयं कवि कीर्ति सिंह का खेलन कवि जो है मानता है। यानी विद्यापति स्वयं को कीर्ति सिंह का खेलन कवि इस रचना में कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना के संबंध में टिप्पणी करते हैं। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि कीर्तिलता पद्दड़िया बंद शैली में लिखी गई। किसमें लिखी गई? पद्दड़िया बंद शैली में। पद्दड़िया बंद शैली में लिखी गई है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं पद्दड़िया बंद शैली में लिखी गई है जिसमें भ्रंग भृंगी संवाद महत्वपूर्ण है। क्या है? भ्रंग भृंगी संवाद में लिखी गई है। ध्यान देना, पृथ्वीराज रासो के संबंध में भी उन्होंने सुख सुख की संवाद वाले अंश को प्रामाणिक बताया था। तो यहाँ पद्दड़िया बंद शैली में मानते हुए कहते हैं कि भ्रंग भृंगी संवाद में लिखी गई। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कीर्तिलता के बाद उनकी एक रचना कीर्ति पताका। कीर्ति पताका रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। नेपाल दरबार में जो है खंडित प्रति मिलती है कीर्ति पताका की। कीर्ति पताका, ध्यान देना, कीर्ति पताका उनकी रचना जिसमें शिव सिंह की यशोगाथा है। शिव सिंह की यशोगाथा है। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की यशोगाथा थी, कीर्ति पताका में शिव सिंह की यशोगाथा है क्योंकि ये उनके आश्रयदाता है। और ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। नेपाल दरबार में नेपाल दरबार का जो पुस्तकालय है वहाँ एक खंडित प्रति जो है सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं विद्यापति की 3 रचनाएं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका महत्वपूर्ण है। इन 3 रचनाओं के अलावा भी विद्यापति ने कई और रचनाएं भी लिखी है जिनके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है। एक उनकी रचना भू परिक्रमा। ध्यान देना, भू परिक्रमा। भू परिक्रमा भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसमें शिव सिंह की आज्ञा से उन्होंने लिखा यह भूगोल संबंधी ग्रंथ है। कैसा है? भूगोल संबंधी। भू परिक्रमा शिव सिंह की आज्ञा से लिखा हुआ भूगोल संबंधी
ग्रंथ है। एक रचना उनकी पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा में दंड नीति का वर्णन है। पुरुष परीक्षा में दंड नीति का वर्णन है। पुरुष परीक्षा में दंड नीति का वर्णन है। इसी तरह से उनकी एक लिखनावली है जिसमें चिट्ठी पत्री लिखने का वर्णन है। लिखनावली उनकी जो रचना है चिट्ठी पत्री संबंधी है। चिट्ठी पत्री संबंधी है लिखनावली। स्वाभाविक है, चिट्ठी पत्री संबंधी लिखनावली है तो इसमें अपने जीवन में आए जो अर्थ संकट है उनका भी विद्यापति ने वर्णन किया है। उसके बाद उनकी एक रचना शिव सिद्धांत सार। ध्यान देना, उनकी एक रचना है शैव सिद्धांत सार। शैव सिद्धांत सार उनकी रचना है जो शैव दर्शन संबंधी है। शैव दर्शन संबंधी उनकी एक रचना शैव सिद्धांत सार। इसे शैव सर्वस्व सार भी कहते हैं। एक रचना उनकी गंगा वाक्यावली। इस तरह की और भी उनकी रचना है। गंगा वाक्यावली, विभाग सार, दान वाक्यावली। गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, ये उनकी जो है रचना है। इनके अलावा दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी ये रचना भी विद्यापति की है। और विद्यापति ने 2 नाट्य कृतियां भी लिखी। 2 नाटक उनके हैं। एक है रुक्मिणी हरण, एक है पारिजात हरण। एक उनका है रुक्मिणी हरण और दूसरा है पारिजात हरण। ये 2 उनके जो है क्या है, 2 उनके नाटक है। रुक्मिणी हरण और पारिजात हरण, ये उनकी 2 जो है नाट्य कृतियां हैं। तो इस तरह से हमने देखा विद्यापति हिंदी साहित्य के आदिकाल के उत्तरार्ध के कवि हैं। विद्यापति को कई उपनामों से जाना जाता है। उन्हें मैथिल कोकिल भी कहते हैं क्योंकि मैथिली भाषा में वे पद शैली में उन्मुक्त रूप से लिखते थे। मैथिल कोकिल के साथ साथ उन्हें अभिनव जयदेव, कवि कंठार, नव कवि शेखर और कवि रंजन की उपाधियां भी दी गई है। वे पद शैली के प्रवर्तक है और विद्यापति की पदावली उनकी चर्चित रचना है जिसमें 387 पद है और मैथिली भाषा में लिखी गई है। और इसमें 12 मासा वर्णन भी है जो आषाढ़ मास से शुरू होता है। विद्यापति की पदावली को कई आलोचक आध्यात्मिक बताते हैं, कई श्रृंगारिक बताते हैं। हमने आचार्य शुक्ल की टिप्पणी के साथ इसकी शुरुआत की। तमाम आलोचकों की हमने टिप्पणियां ली, आप उनको अच्छी तरह से नोट करें। पदावली के बाद में उनकी 2 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, और उसके बाद में उनकी जो है तमाम रचनाएं भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सिद्धांत सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभाग सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, 2 उनकी नाट्य कृतियां हैं। तो इस तरह से हमने विद्यापति को लिया। मैथिल कोकिल कवि का हमने जो है व्यक्तित्व कृतित्व देखा। हिंदी साहित्य में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह से आप विद्यापति को तैयार करें और अगली कक्षा में हम फिर किसी एक साहित्यकार पर जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।